सर लॉ का कोई भी एग्जामिनेशन हो, एंट्रेंस का, संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। तो आखिर ऐसी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ सकते हैं, ये सारे के सारे सवाल जो है हम तक बार बार पहुंचाए जाते हैं और उन सवालों का जवाब लेके आज आपके सामने आया हूं मैं। द नेम इज आदित्य राय एंड मैं आपको सारे के सारे वो सवाल जो आप मुझे कंटिन्यूअसली पोस्ट कर रहे होते हो कि सर कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ें, क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हैं जिनको छोड़ा जा सकता है एंड किस चीज के अंदर कितना डेप्थ तक जाना है, प्लीज हमें यह बता दीजिए। आज उन सभी सवालों का जवाब आपको यहां देखने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ अंत तक। एंड एट द सेम टाइम अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है देन प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो सर क्लैट की, एलेट की, DU LLB की, स्लैट की, MHCET की, किसी भी एग्जामिनेशन की जिसके तहत आप लॉ कॉलेज के अंदर जाना चाहते हो, कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग जो आप मिस करने का सोच भी नहीं सकते सर, बिकॉज ये वो चीज है जो हमेशा बहुत भारी मात्रा में पूछी जाती है। तो क्या होनी चाहिए इसके लिए स्ट्रैटेजी, किस प्रकार से हमको पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर हमें संविधान जो है वो कितने दिन में खत्म कर देना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, सबसे पहले तो आप अपने रिसोर्सेस को एक बार फाइनलाइज कर लो। कहने का मतलब ये नहीं कि आज इस YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं, कल ये बुक पसंद आ गई, परसों किसी सीनियर ने बताया तो ये पढ़ लिया। एक बार टाइम लेके रिसर्च कर लो, अपना वाइब चेक कर लो किस कंटेंट के साथ मैच कर रही है एंड देन उसके बाद उस पे आप जुड़ कर रहे। दैट हैज टू बी योर फाइनल सोर्स फॉर प्रिपरेशन। उसके बाद द मैक्सिमम टाइम पीरियड विद इन विच यू कैन कंप्लीट योर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 days। 20 to 25 डेज में आप पूर्णतः अपना कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर सकते हो अगर आप हर दिन का 3 या 4 घंटे दे पाते हो, एज पर योर स्पीड, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज एवरीबडीज अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट, एवरीबडीज ग्रास्पिंग पावर इज डिफरेंट। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लेकर चलिए सर अप्रोक्सीमेटली 20 डेज का टाइम। उसके बाद सवाल उठता है कि क्या सर हमको हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। आई एम ऑलवेज अ प्रीचर ऑफ हैंड रिटन नोट्स। मैं हमेशा कहता हूं हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है एंड चूंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, ऑब्वियसली आपको ज्यादा याद करने में आसानी होगी, राइट। तो क्या करना है, मटेरियल चूज कर लिया, टाइमलाइन बना ली, अपना सिलेबस बांट लिया कि मैं ये टॉपिक इस दिन पढ़ूंगा, ये टॉपिक इस दिन पढ़ूंगा। उसके बाद आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। जो भी टॉपिक आपका खत्म होते जाए, आई रिपीट, जो भी टॉपिक आपका खत्म होते जाए उस टॉपिक के एमसीक्यूज करना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल स्टेप होगा। यानी ये वो चीज है जो आप मिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक कि आपने पढ़ने के बाद उसको टेस्ट नहीं किया तो आपकी लर्निंग का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्टिंग, इसके दो पहलू होते हैं। पहला पहलू तो हो गया कि हम जो पढ़कर आए हैं उसको टेस्ट कर लें सर, बट दूसरा पहलू यह है कि अगर यहां एमसीक्यू में कुछ ऐसी चीज मिलती है जो शायद हमसे मिस हो गई है लर्निंग के दौरान, उसको हम अपनी लर्निंग में इनकॉर्पोरेट करें। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में भी आपको यह चीज जरूर समझ में आएगी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, रीड एंड उसके बाद रिवाइज। रिविजन इज द की। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ रखा होता है अंडरस्टैंडिंग के साथ, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन वो पीछे रह जाते हैं। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट डोंट जस्ट रीड, डोंट जस्ट रीड बट डू व्हाट सर, बट स्टडी। स्टडी करनी है बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में करते थे। आज भी कोई आपसे पूछ ले जॉनी जॉनी, तो आप उसके बाद यस पापा ही बोलोगे। बाबा बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, यस सर यस सर, 3 bags full। Why do you remember all of this? क्योंकि आपने उस समय पढ़ाई करी होती है, आपने बार बार मल्टीपल रिविजन्स किए होते हैं। वही मल्टीपल रिविजन्स बोल बोल कर करने की आवश्यकता है यहां पर। अगर आप इतना कर लेते हो, वही हैंड रिटन नोट्स को खोलते हो एंड बार बार जोर जोर से बोलकर दोहराते हो, ट्रस्ट मी सर एंड मैम,
nobody can stop you from cracking this examination and having a kind of a expertise in this particular subject. ठीक है, उसके बाद सर अब क्या करने की आवश्यकता है? अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन यानी आपको यहां पे पढ़ना होगा अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग मतलब कि हमारा संविधान आखिर बनकर तैयार हुआ कैसे। इट वॉज 1934 जब एम.एन. रॉय जी ने पहली बार डिमांड करी, फिर आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड करी, फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए दैट शुड बी इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। ये जो संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर तैयार हुआ है, इस संविधान को कब अडॉप्ट किया गया, कब एनफोर्स किया गया, ये वो सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सर इंपॉर्टेंट फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। क्या हम एक फेडरल कंट्री हैं, क्या हम एक क्वाज़ाई फेडरल कंट्री हैं, अगर एक क्वाज़ाई फेडरल कंट्री है तो क्यों इसको क्वाज़ाई फेडरल बोला गया है, और हमारे यहां किस प्रकार के फीचर्स हैं, क्या हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर है हमारे यहां या यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, क्या सिटीजनशिप सिंगल है या फिर डुअल सिटीजनशिप है, ये सारी वो चीजें हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आफ्टर फीचर्स सर, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic, ये क्या है सर? ये है बेसिकली हमारा प्रीएम्बल। आपको प्रीएम्बल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल में बेसिकली सोर्स ऑफ पावर क्या है, प्रीएम्बल में कौन सी डेट है जो मेंशन करी गई है, प्रीएम्बल में क्या क्या चीजें सिटीजन्स को देने की बात करी गई है, अगर दे आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस तो किस प्रकार की जस्टिस की बात की जा रही है, इज इट सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस या फिर कोई और, अगर अपॉर्चुनिटी की बात की, इक्वालिटी की बात की जा रही है तो इक्वालिटी किस चीज की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये वो सारी चीजें हैं जो आपको बाय हार्ट रटी हुई होनी चाहिए। एट द सेम टाइम प्रीएम्बल में बहुत सारे ऐसे शब्दों का वर्णन होगा, फॉर एग्जाम्पल वहां पे बोला गया सॉवरेन, तो सॉवरेन मतलब क्या होगा सर? सॉवरेन मतलब सुप्रीम। सर अगर वहां वर्ड बोला गया रिपब्लिक, तो रिपब्लिक मतलब क्या होगा, वो आपको पता होना चाहिए कि सर रिपब्लिक मतलब द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड वन एंड नॉट अ हेरिडिटरी वन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी। उसके बाद सबसे फेवरेट टॉपिक इन एनी एग्जामिनेशन एंड दैट इज फंडामेंटल राइट्स। तो यू शुड बी नोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई आर फंडामेंटल राइट्स नोन एज फंडामेंटल राइट्स। आखिर ऐसा क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में, जो इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। उसके बाद आपको यह पढ़ना होगा कि फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी कितनी है, फिर पहले कितनी थी, अगर उनमें से कम हुई है तो कौन सी है जिसको हटाया गया है, अगर राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया है तो अब वो क्या 300A में जाके कौन सा राइट बन गया है, इज इट अ लीगल राइट, अगर वो लीगल राइट है तो उससे क्या असर पड़ेगा अब इस पूरे के पूरे चेंज से। ये वो सारे सवाल हैं जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए। उसके बियॉन्ड आप जाओगे सर तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिट्स। ये तो वो चीज है जिसको आपको बाय हार्ट रट लेना है कि रिट्स कितने प्रकार की होती है। फॉर एग्जांपल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुररी एंड क्वो वारंटो। अब ये जो 5 रिट्स हैं इनका मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। देन एट द सेम टाइम आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, बट क्या ये रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास भी है? द आंसर इज यस सर, अंडर आर्टिकल नंबर 226। देन द क्वेश्चन दैट मे कम इनटू योर माइंड इज सर 32 और 226 के अंतर्गत जो सेम पावर दिया गया इसमें अंतर क्या है फिर? तो you should know the difference between the power writ jurisdiction of the High Court and the writ jurisdiction of the Supreme Court. This has been asked in your CLAT examination every now and then. Then उसके बाद से फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, अगर नहीं थी तो इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्यों जोड़ा गया एंड किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया, क्या वो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, अगर हां तो क्या स्वर्ण सिंह कमेटी की सारी रिकमेंडेशंस को माना गया, अगर नहीं तो कौन सी रिकमेंडेशंस थी जिनको नहीं माना गया, एंड एट द सेम टाइम क्या ये एनफोर्सेबल है, क्या ये जस्टिसेबल है। ये वो कुछ सवाल हैं जो आपको पता होने चाहिए। मूविंग अहेड सर, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये आता है हमारे पार्ट 4 के अंतर्गत एंड पार्ट 4 जो कि शुरू होता है 36 to 51 तक जाता है। इसमें क्या चीजें दी गई हैं, कितने प्रकार से हमने डीपीएसपी को बांटा हुआ है,
क्या गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, क्या सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, क्या लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऐड किए गए हैं बाद में, एंड कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने फंडामेंटल राइट्स में लिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आर्टिकल 45 की, तो आपको पता होना चाहिए देयर वाज राइट टू एजुकेशन, जिसको अब हमने फंडामेंटल राइट बना दिया है। तो अगर उसको हमने फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A बनाया है, तो कौन सा वो पर्टिकुलर राइट है जो अब ऐड किया गया है 45 की जगह। तो ये सारे सवाल जो हैं इनके जवाब आपको चाहिए। ये इन्फोर्सिबल है, जस्टिसेबल है या नहीं है, ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज यही वो चीजें हैं जो नाउ एंड अगेन बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद सर आप आओगे प्रेसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक्स। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, फिर उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, फिर उसके बाद आप बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के पास कौन कौन से पावर हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या राष्ट्रपति के पास पार्डनिंग पावर है? जी हां सर, अंडर आर्टिकल नंबर 72 द पार्डनिंग पावर इज देयर। सर अंडर आर्टिकल नंबर 123 द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, दैट इज आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। इसी के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर प्रेसिडेंट साहब को हटाया भी जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 61। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको राष्ट्रपति के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद आप आगे आओगे तो आपको दिखेगा पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। when we study about the parliament, हम पढ़ते हैं कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इसमें इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं, एंड प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं। What is 0R? What is question R? What do you mean by adjournment? What do you mean by prorogation? What do you mean by summoning? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। And even when you are studying adjournment, what is the difference between adjournment and adjournment sign die? That is something which should be known to you, right? चलिए, उसके बाद आप आगे आओगे सर, one of the most important topics again, इमरजेंसी पावर्स। एवरी नाउ एंड देन देयर हैव बीन क्वेश्चंस फ्रॉम द इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी जो है वो कितने प्रकार की होती है? फॉर एग्जांपल सर, इमरजेंसी बेसिकली 3 प्रकार की होती है। फॉर एग्जांपल, नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356, एंड एट द सेम टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल नंबर 360। द क्वेश्चन अराइजेस इज, सर नेशनल इमरजेंसी किन किन ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये लगाई जा सकती है वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। हाउएवर, आर्म्ड रिबेलियन जो है ये बाद में ऐड किया गया है, इसके पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द जो है वो मेंशन किया गया था। तो ये जो हटाया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ये क्यों हटाया गया, क्या जरूरत पड़ी इसको हटाने की, ये भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। देन सर प्रेसिडेंट्स रूल कौन लगा सकता है, कब लगा सकता है, किन ग्राउंड्स पे लगाया जा सकता है, कब तक के लिए इसको लगाया जा सकता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है इसका, अगेन। फिर उसके बाद जब बात कर रहे थे हम नेशनल इमरजेंसी की, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या जब इमरजेंसी लागू होती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। सो फॉर दैट यू नीड टू नो आर्टिकल नंबर 358 एंड आर्टिकल 359 विच टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जहां पर अगर 359 की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर जितने भी हमारे हैं एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, प्रेसिडेंट सभी के एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकते हैं। एंड अगर वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन के तहत लग रही है नेशनल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिए गए सारे राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। ये सभी वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं एंड एनी हाउ यू वांट योर नेम इन द लिस्ट, तो इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट सर, जुडिशरी। डेफिनेटली यू वांट टू गेट इनटू लॉ, सो यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट जुडिशरी। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स क्या होती है, कौन कौन से जुरिस्डिक्शन है जो कि हमारे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन सा है कि सर इफ इन केस देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, और इफ इन केस देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, तो ऐसी स्थिति में जो केस है वो डायरेक्टली आपके सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा। एट द सेम टाइम सर एसएलपी का पावर, स्पेशल लीव पिटिशन जो है वो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? सर अगर हम बात कर रहे हैं कोलिजियम सिस्टम की, सो देयर इज अ क्वेश्चन जो कि बार बार अराइज होता है ऑन इट्स ट्रांसपेरेंसी, ऑन इट्स अकाउंटेबिलिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनजेक सिस्टम जो है वो लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हाउएवर एनजेक सिस्टम जो है इसको बाद में हटा दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के हमारे जुडिशरी के द्वारा, एंड अभी वापस से उसको प्रीच किया जा रहा है। तो अगेन दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू एज टू क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैम्पर होती है फ्रॉम एनजेक सिस्टम, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सर आगे आते हैं
इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की प्रक्रिया आपकी दी गई है 368 आर्टिकल के अंतर्गत। एंड देन कुछ हमारे संविधान के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल द 7th अमेंडमेंट, फॉर एग्जांपल द 24th, द 39th, द 42nd, द 44th, 52nd, 61, 73, 74, 86, ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं। फिर 100, 101, 102, 103, 104 एंड 105, इनके बारे में मिनिमम आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज से डील करते हैं। इतना अगर आप कर लेते हो, ट्रस्ट मी, यू आर डन विद द सब्जेक्ट। इसके बियॉन्ड आपको सवाल देखने को नहीं मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप्स विच आई वुड लाइक टू गिव यू गाइज इज, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए जिस भी एग्जाम को आप देख रहे हैं, एंड उसी के साथ उसके PYQs को देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक अंधेरे काले जंगल में आपके हाथों में मशाल अगर पकड़ाई जाए तो आपका चलना आसान हो जाएगा, एंड वही मशाल का काम करते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड योर सिलेबस। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज पेपर्स। इसके अलावा जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो सके प्लीज दीजिए, एंड डू नॉट गेट कैरिड अवे बाय द सब्जेक्ट। एट टाइम्स क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट जाग जाता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो बच्चा फिर उसी को पढ़ रहा होता है, बाकी चीजों को निग्लेक्ट कर देता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में हर क्वेश्चन के आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, राइट? तो ये मत सोचो कि मैं उस क्वेश्चन के या रादर सिर्फ एक सब्जेक्ट को ही पकड़ के पूरा एग्जाम निकाल सकता हूं। आपको सारे पिलर्स को जो है अच्छे से समझना होगा। इसीलिए अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी वीकनेस को पहचानो, वीकनेस पे वर्क करो और उसको स्ट्रेंथ में बदलने की आप कोशिश करिए। ठीक है सर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपकी होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम माइंडसेट हैज टू बी पॉजिटिव। हम नहीं तो कौन, ये सवाल आपका होना चाहिए खुद से कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा सर, मुझे ही तो ये चीज करनी होगी। सो आई बिलीव यहां पर आपका जो डाउट था अभी तक, वो सारे क्वेश्चंस को यहां पर हमने टैकल किया है। अब बताना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो कि चाहते हैं एक स्ट्रीमलाइन तरीके से उनकी तैयारी हो जाए, चाहे वो क्लैट की हो, स्लैट की हो, MHCET की हो, ALET की हो, किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की हो फॉर टाइम बीइंग। तो सर, इफ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड ALET, दिस इज द कोर्स विच इज फॉर यू। हाउएवर प्राइस सर थोड़ा सा हायर एंड पे है, तो क्या करना चाहिए सर? Y692 इस पर्टिकुलर कोड को आप अप्लाई करें। जैसे ही आप इस कोड को हमारे पोर्टल पे अप्लाई करोगे, ये कॉस्ट आपका आ जाएगा नियर अबाउट 11,000 रुपीज ओनली, यानी देयर इज अ मैक्सिमम डिस्काउंट नियर अबाउट अप टू 80%। तो भाई इंतजार किस बात का, अभी जाओ और अपने लिए एक जो सही रास्ता है वो चुन लो। उसके बियॉन्ड अगर आप तैयारी कर रहे हो सर स्लैट, JMI, DULLB एक्सेट्रा की, तो आप देख सकते हो ये कोर्स जो है 35,000 का है। बट अगेन अगर आप लगाओगे Y692, याद रखिए इस ब्रह्मास्त्र को, Y692, जैसे ही आप Y692 लगाओगे 35,000 का जो कोर्स है वो नियर अबाउट 7,000 प्लस में आपको देखने को मिलेगा। तो किस चीज का इंतजार है? Everything, be it your English reasoning, be it your English, be it your logical, be it your quantitative techniques, be it your legal reasoning, or be it your current affairs, every particular pillar of yours will be made strong with the most dynamic team we have, and आपको सारी चीजें वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह देखने को मिलेगी। इफ इन केस आप चाहते हो कि सर मुझे लीगल करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग के बारे में अच्छे से पता चले, तो सर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ये कोर्स जो है नियर अबाउट, जैसे ही आप कोड लगाओगे आपको नियर अबाउट 3500 का ही मिलेगा, साल भर की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, तो इंतजार किस बात का है, अभी जाइए और जल्द से जल्द अपने लिए एक अपना रास्ता चुनिए, डेडिकेटेड रादर देन इधर उधर भटकने के। ठीक है, विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग। जय हिंद, जय भारत।